किसी अधिकार का कोई मायने नहीं है। किसी अधिकार का कोई मायने नहीं है। अधिकार चाहे मौलिक हो, चाहे संवैधानिक हो, चाहे वैधानिक हो, उस अधिकार का कोई मायने ही नहीं है। मौलिक अधिकार कह के तो हम उसको एकदम सीमित कर रहे हैं। हम हर अधिकार की बात कर रहे हैं। इस मार्कर पर मेरा अधिकार है और यह मार्कर आप मुझसे छीन ले जाते हो और हम कहते हैं मार्कर पर मेरा अधिकार है। इस अधिकार का कोई मायने है? कोई मायने नहीं है। बस वो बात बता रहे हैं कि किसी अधिकार का कोई मायने नहीं है यदि यदि उसके यदि उससे वंचित किए जाने पर यदि उससे वंचित किए जाने पर कोई राहत या उपचार कोई राहत या उपचार उपलब्ध ना किया जाए। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के उल्लंघन या छीने जाने मूल अधिकारों के उल्लंघन या छीने जाने की दशा में पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय द्वारा उपचार उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने यही वजह, बस लिखते जाइएगा और खूब समझते जाइएगा, जो लिख रहे हैं उसको महसूस करते जाइएगा, आप समझिए। यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक निराकरण के अधिकार ब्रैकेट में अनुच्छेद 32, यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक निराकरण के अधिकार ब्रैकेट में अनुच्छेद 32 को संविधान का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। उनके अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय है। उसके अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय है। संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक, यहीं पर पैरा चेंज करके लिखिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना ब्रैकेट में उद्देशिका, इसकी प्रस्तावना
ब्रैकेट में उद्देश्य का है। ठीक। अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की आत्मा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की आत्मा है, तो निसंदेह बिना किसी संशय के आपका आंसर होगा उद्देशिका, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, अगर डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा की जा रही है, उनके रेफरेंस में पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब तो कोई संदेह नहीं। ठीक। ये दो तरीके से एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है, बस ये पूछा गया है तो आपका आंसर सिर्फ प्रियम्बल ही होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब आपका आंसर बदल जाएगा, हो जाएगा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या हम कहें संवैधानिक निराकरण का अधिकार, या हम कहें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक। ये जो अनुच्छेद 32 है, ये मूल अधिकारों को वाद योग्य बनाता है। वाद योग्य एक शब्द है, वाद योग्य। इसी का एक हिंदी अनुवाद दूसरा भी है, न्याय योग्य। न्याय योग्य इसी को इंग्लिश में कहा जाता है जस्टिसेबल। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर मूल अधिकार हम हमारे छीने जाते हैं या मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाकर जो अधिकार हमको छीना गया है उस अधिकार की हम भरपाई कर सकते हैं, उसका हम निराकरण कर सकते हैं, उसके लिए हम उपचार प्राप्त कर सकते हैं, जो रेमेडीज होगी हमको दी जाएगी, क्योंकि तभी अधिकार है। क्योंकि अधिकार मीनिंगलेस है, वर्थलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं। अगर वो छिन जाए और हम कुछ ना कर पाए, तो अधिकार अगर छिन रहा है तो उसके लिए कुछ विकल्प की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी भरपाई होनी चाहिए, तभी मेरा अधिकार है। किस मार्कर पे मेरा अधिकार है? अगर मार्कर से छीना जाता है तो या तो ये मार्कर मुझे फिर से दिलाया जाए, या इस मार्कर के बराबर हमको जो है रुपए दिलाए जाए ताकि हम नया मार्कर खरीद सकें। ठीक। तो अनुच्छेद 32 जो है मूल अधिकार को वाद योग्य बनाता है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकार को न्याय योग्य बनाता है। अनुच्छेद 32 जो है मूल अधिकार की प्रकृति को जस्टिसेबल बनाता है, अर्थात इसके उल्लंघन पर, इसके ना मिलने पर, इसके छीने जाने पर हम न्यायालय के द्वारा अपने इस अधिकार को प्रवर्तित करा सकते हैं, न्यायालय के द्वारा इस अधिकार को बहाल करा सकते हैं, न्यायालय के द्वारा इस अधिकार को लागू करवा सकते हैं। जस्टिसेबल मीन्स इट कैन बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ इट्स वायलेशन। यदि इस मूल अधिकार का हनन किया जाएगा तो हम न्यायालय के द्वारा इसको लागू करवा लेंगे, इसको प्रवर्तित करा लेंगे, इसको हम प्राप्त करवा लेंगे। इसलिए अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार है वाद योग्य, अवाद योग्य, इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर होगा मूल अधिकार वाद योग्य है। ठीक। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं कि मूल अधिकार की प्रकृति क्या है, मूल अधिकार का जो है स्टेटस क्या है, तो मूल अधिकार जो है वाद योग्य है। ठीक। लिख लीजिए आगे। अनुच्छेद 32 के कारण, अनुच्छेद 32 के कारण मूल अधिकार की प्रकृति, मूल अधिकार की प्रकृति वाद योग्य या न्याय योग्य, ब्रैकेट में जस्टिसेबल, मूल अधिकार की प्रकृति वाद योग्य या न्याय योग्य, ब्रैकेट में जस्टिसेबल, मूल अधिकार की प्रकृति वाद योग्य या न्याय योग्य हो जाती है, हो जाती है।
देखिए, आपको दो चीजें अंडरलाइन करनी है। एक तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ये संविधान का हृदय और आत्मा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा, मूल अधिकार की प्रकृति वाद योग्य या न्याय योग्य है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। सुप्रीम, पैरा चेंज कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा करार दिया है, करार दिया है। करार दिया माने घोषित किया है। ये हमने बता दिया कि वाद योग्य न्याय योग्य है, अर्थात इसको उल्लंघन की दिशा में न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। लिखाया है? नहीं लिखाया? तो इसको तो लिख लीजिए, क्योंकि पूरी बात लिखिए इसको। क्या लिखा पढ़िए, वाद योग वाले में क्या लिखा है? वाद योग्य हो जाती है, हैं? अर्थात 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 इन अधिकारों के उल्लंघन की दशा में, इन अधिकारों के उल्लंघन की दशा में, इन अधिकारों के उल्लंघन की दशा में इन्हें न्यायालय द्वारा, इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तित, प्रवर्तित यूं लिखेंगे, प्रवर्तित, प्रवर्तित, प्रवर्तित या लागू, इसको कहते हैं लागू, प्रवर्तित या लागू कराया जा सकता है, कराया जा सकता है, कराया जा सकता है। ठीक, बात पूरी हो गई। अब हाँ, आगे पॉइंट क्या लिखा रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार करार दिया है या घोषित किया है। अब देखिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर बता देगा, फिर उसमें संविधान संशोधन के द्वारा हम उसको जो है, हम उसको कम नहीं कर सकते, उसको छीन नहीं सकते। संविधान की कुछ चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान का बेसिक फीचर है। संसद को इस बात का अधिकार है कि संविधान में संशोधन करे, लेकिन संसद को इस बात का अधिकार नहीं है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का जो बेसिक फीचर है, उसके साथ छेड़छाड़ करके उसको कमजोर कर दे, उसको छीन ले। इस प्रकार का कोई संशोधन करने की क्षमता संसद के पास नहीं है। कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को, इस प्रकार के सिद्धांत को दिया है। तो अगर यह कह दिया जाएगा कि संविधान का आधारभूत ढांचा है, तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान, तो संसद को उस चीज को, संविधान का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, मगर संसद संविधान में संशोधन करके संविधान के आधारभूत ढांचे को कमजोर नहीं कर सकती, उसको नष्ट नहीं कर सकती। ठीक, जब ये आगे अगला हम आपको टॉपिक बताएंगे केशवानंद भारती के बारे में, तब हम इसको पूरा अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक, बस यहां इतना जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। अर्थात संसद संविधान का संशोधन करके, अर्थात संसद संविधान का संशोधन करके, ये हर लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है। अर्थात संसद संविधान का संशोधन करके आधारभूत ढांचे को, आधारभूत ढांचे को कम
या नष्ट नहीं कर सकती, कम या नष्ट नहीं कर सकती। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक। लेकिन संसद संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी ऐसे फीचर को, किसी ऐसे कैरेक्टर को कमजोर नहीं कर पाएगी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर बताया है। ठीक। तो संसद संविधान संशोधन कर सकती है मगर उसके बेसिक फीचर को नष्ट नहीं कर सकती। संशोधन करते करते ये हुआ, ये इमारत है, इस इमारत में कहीं कोई दरार आ गई, कहीं कोई तोड़फोड़ हो गई, उसकी रिपेयरिंग कर देना ताकि इमारत सुरक्षित रहे। या मुझे इसमें जो एक पार्टीशन देना है, हमने बीच में एक पार्टीशन दे दिया शुरू में, यहां तक की अनुमति है। संशोधन कर दी नहीं होता कि इस इमारत को हम गिराएंगे, यहां पर एक नई इमारत खड़ी कर देंगे। हाँ, तब तो एकदम अलग घटना हो गई। तो संसद को अधिकार है संविधान का संशोधन करने का। संसद को अधिकार नहीं है कि एक नए संविधान को फिर से लिखे, यह अधिकार संसद को नहीं है। अगर आपको एक नया संविधान बनाना है तो आपको फिर से एक नई संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा, वो संविधान बनाएगी। तो आप संविधान का संशोधन कीजिए, कहीं कोई टूट फूट हो रही है, कहीं कोई कमजोरी दिखाई पड़ेगी, आप उसकी रिपेयरिंग कीजिए। बस यह अधिकार संसद को दिया गया है, ना कि उसके बेसिक फीचर को आप उलट पलट दें। ये नहीं कर सकते। अगर ये कर रहे हो तो ये आपकी क्षमता के बाहर है। इसके लिए तो आप एक नई संविधान सभा का गठन कीजिए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये बात है। इसलिए संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति है, संविधान के बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार के से उसको कमजोर करने की, उसको या छीन लेने की शक्ति नहीं दी गई है। अनुच्छेद 32 में निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। अनुच्छेद 32 में निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट माने सर्वोच्च न्यायालय, तो पीड़ित पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि देखिए, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो मूल अधिकार का वायलेशन नहीं है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। हम पहले यहाँ कानपुर की जो अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो जनपद न्यायालय है, यहाँ पर अपने केस के अनुसार वहां पर जाएंगे। वहां का कोई निर्णय होगा, उस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है तो हम उस निर्णय के विरुद्ध अपील करेंगे ऊपर की अदालत में। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से हम फिर ऊपर की ओर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से फिर हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति हमें नहीं होती है। लेकिन अगर हमको मेरे मूल अधिकार का वायलेशन हुआ है तो उसको इतना ज्यादा महत्व दिया गया है, इतना ज्यादा महत्व दिया गया है कि व्यक्ति के बीच के सभी जो है कदमों को, स्टेप्स को बाईपास करे और सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए। माने मूल अधिकार के उल्लंघन की दिशा में आपको अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। इससे 2 फायदे मिलते हैं। एक तो आपका समय बच जाता है, क्योंकि निचली अदालत में बहुत समय लग जाता है केस को फाइनल होने में। तो वहां से फिर आप अपील करोगे ऊपर की अदालत में, तो वहां केस फंसा हुआ है, तो वहां फाइनल हुआ, अब आप अपील करोगे ऊपर की अदालत में, तो ऐसे बहुत वर्ष लग जाते हैं। समय नहीं जाता है, इसमें पैसा भी बहुत जाता है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट गए, समय आपका बच गया,
और तुरंत वहां फैसला हो गया। माने आपका पैसा और समय अपेक्षाकृत कम लगेगा। ये कितना महत्व दिया गया है मूल अधिकार को कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट जाओगे तब क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकार की बहाली में, आपके मूल अधिकार की पुनर्वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कोई ऑर्डर इशू करे, कोई डायरेक्शन इशू करे, या कोई रिटर्न ऑर्डर जिसको कहते हैं रिट, कोई रिट इशू करे। और ये रिट 5 प्रकार की होती हैं: हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियररी, क्यो वारंटो। ये सब क्या है? नाम ने सुने पहले कभी? सुना नाम आपने? सुना है? चलो अच्छी बात है। तो इस प्रकार की 5 रिटें जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, या कोई ऑर्डर या कोई डायरेक्शन इशू कर सकती है, या कोई ऑर्डर इशू कर सकती है। तो अगला प्रोविजन है इसका, ये तो प्रोविजन फर्स्ट था। नेक्स्ट प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की पुनर्वापसी के लिए, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार की पुनर्वापसी के लिए, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार की पुनर्वापसी के लिए पीड़ित पीड़ित पक्ष के समर्थन में, पीड़ित पक्ष के समर्थन में, पीड़ित पक्ष के समर्थन में कोई आदेश, कोई आदेश कौमा निर्देश या रिट, या रिट, या रिट, हाँ, या रिट जारी कर सकता है। हाँ, जब याचिका मान्य होता है उसकी मांग करना, रिट पिटीशन, ठीक, रिट जारी कर सकता है। ये रिट 5 प्रकार की हैं, ये रिट 5 प्रकार की हैं। हेबस कॉर्पस, नंबर 1 हेबस कॉर्पस, ब्रैकेट में लिखिए बंदी, इसको ब्रैकेट में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। माने आपको रिट को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में याद रखना है। जिनका मीडियम हिंदी है उनको रिटों को हिंदी में भी याद रखना है, और इसका जो ये लैटिन, ये सब लैटिन शब्द हैं, लैटिन में भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होगा, वहां हिंदी शब्द एकदम गायब होगा, वहां लिखा होगा हेबस कॉर्पस। ठीक है, ये रिट है हेबस कॉर्पस, ब्रैकेट में बंदी प्रत्यक्षीकरण, कॉमा, दूसरा है मैंडेमस, दूसरा है मैंडेमस। यहां लिखने में दिक्कत हो बताइएगा, हम लिख के दिखाएंगे। मैंडेमस, ब्रैकेट में परमादेश, ब्रैकेट में परमादेश। तीसरा है प्रोहिबिशन, तीसरी है प्रोहिबिशन। जहां कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। प्रोहिबिशन, ब्रैकेट में लिखिए प्रतिषेध, हिंदी में लिखिए ब्रैकेट प्रतिषेध, प्रतिषेध। 3 हो गए ना। चौथी है सर्टी अररई, सर्टी अररई, सर्टी रेरी कर लिख लीजिए, सर्टी रेरी लिख लीजिए। सर्टी अरेरी, सर्टी अरेरी, सर्टी अरेरी। हाँ, अधिकार नहीं नहीं, उत्प्रेषण, इसको हिंदी में कहेंगे उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सर्टी अरेरी, उत्प्रेषण। और 5वीं रिट है क्यो वारंटो, क्यो वारंटो, QUO, QUO, क्यों माने क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस, क्यो वारंटो, अधिकार पृच्छा, अधिकार पृच्छा। ये 5 रिटें बेहद इंपॉर्टेंट है,
इनके नाम भी बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना, भी सब बताएंगे उनके बारे में विस्तार से। क्यों वारंटो, अधिकार परीक्षा। अब देखिए ये तो 2 पॉइंट हो गए अनुच्छेद 32 के, ठीक है। आपको खूब अच्छे तरीके से याद रखना है। पर अभी समझिए कि भारत में रिट जारी करने का अधिकार सिर्फ 2 न्यायालयों को दिया गया है, एक सुप्रीम कोर्ट को और एक हाई कोर्ट को। इसके अलावा अन्य कोई न्यायालय, अन्य कोई कोर्ट रिट को इशू नहीं कर सकता। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत जितने भी भारत के हाई कोर्ट हैं वो रिट इशू करते हैं। इसके अलावा भारत में रिट को इशू करने का अधिकार किसी भी न्यायालय को नहीं दिया गया है। मगर अनुच्छेद 32 संसद को यह अधिकार देता है कि यदि वो चाहे तो कानून बना के अन्य न्यायालयों को भी, जो अदर कोर्ट्स हैं, उनको भी रिट जारी करने की शक्ति दे दे। अब अदर कोर्ट में कौन आ जाएंगे? हाई कोर्ट तो पहले से जारी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो पहले से जारी कर रहा है, तो अब जो बचे वो न्यायालय, ठीक। तो संसद को अधिकार है। तो इसको, ये 3rd पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। संसद को यह अधिकार है कि अन्य न्यायालयों को भी, कि अन्य न्यायालयों को भी ब्रैकेट में लिखिए, यहां अन्य का अर्थ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा है। ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में, यहां अन्य न्यायालय का अर्थ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों से है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों से है। ब्रैकेट बंद। कि अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति विधि बनाकर प्रदान करे, विधि बनाकर प्रदान करे। अब देखिए, अभी तक जो है संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है कि अन्य न्यायालय भी रिट जारी करें। इसलिए अगर एग्जाम पूछा जाता है कि भारत में रिट जारी करने की शक्ति किनके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, ठीक। अन्य किसी के पास नहीं है। तो यहां लिख लीजिए NOTE नोट करके, NOTE नोट करके। वर्तमान में उपरोक्त रिटें जारी करने का अधिकार, वर्तमान में उपरोक्त रिटें जारी करने की शक्ति, वर्तमान में उपरोक्त रिटें जारी करने की शक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही है। जो अब इसका आखिरी जो प्रोविजन है आर्टिकल 32 का, वो ये बताता है कि सुप्रीम मूल अधिकार के उल्लंघन की दशा में, माने आपके पास मूल अधिकार है और उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसको आपको दिया नहीं जा रहा है, मूल अधिकार के उल्लंघन की दिशा में सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार दिया गया है, इसको जो है कभी भी निलंबित नहीं किया जाएगा, सिवाय, अभी लिखिए नहीं, सिवाय जो है, नहीं, सिवाय संविधान में किए गए उपबंध के अलावा। अगर संविधान कोई सी व्यवस्था है
कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को सस्पेंड किया जा रहा है तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक। अब संविधान में एक अनुच्छेद है, हमने आपको बताया था, एक आर्टिकल है संविधान में, आर्टिकल 359, जो बताता है कि जब देश में आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करके बताएंगे कि इस आपातकाल में कौन कौन से मूल अधिकार सस्पेंड किए जा रहे हैं। अगर राष्ट्रपति ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है तो कोई मूल अधिकार सस्पेंड नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन निकाला है तो उस नोटिफिकेशन में बताएंगे कि अनुच्छेद 14 सस्पेंड किया जा रहा है, अनुच्छेद 15 किया जा रहा है, अनुच्छेद 16 किया जा रहा है। उसमें लिखा होगा ना, एक लिस्ट लिखी होगी कि ये मूल अधिकार सस्पेंड किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति जो बताते हैं बस वो मूल अधिकार सस्पेंड होते हैं। तो अनुच्छेद 32 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, अगर मेरा मूल अधिकार का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के इस जो हमारे जाने का अधिकार है इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, सिवाय जैसा कि संविधान में बताया गया है। संविधान में अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि आपातकाल लगने पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मूल अधिकार के बहाली के लिए जो अधिकार दिया गया है नागरिकों को या पीड़ित पक्ष को, उसको सस्पेंड किया जाता है, तो वहां पर किया जाएगा। ठीक। अब यहां थोड़ा सा आपको समझना है कि होता क्या है कि जब मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा और हमारे किसी मूल अधिकार को राष्ट्रपति ने घोषित किया कि इस अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। होता यह है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल या इमरजेंसी घोषित की जाती है तो मूल अधिकार सस्पेंड नहीं होता है। उस मूल अधिकार की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को सस्पेंड करते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका बस इतना सा अर्थ है कि मान लीजिए जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और राष्ट्रपति ने घोषित किया, इस राष्ट्रीय आपातकाल में आर्टिकल 16 सस्पेंड किया जाता है। तो आर्टिकल 16 सस्पेंड नहीं होता है, बल्कि आर्टिकल 16 का अगर किसी व्यक्ति का उल्लंघन हो रहा है तो इस उल्लंघन में वो सुप्रीम कोर्ट जा पाए, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा अनुच्छेद 16 की बहाली के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अनुच्छेद 16 बना हुआ है, जिनको मिल रहा है वो उसको एंजॉय करते रहेंगे, मगर जिनसे छीन लिया गया वो उसकी वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये बात समझ आ गई? थोड़ा सा डिफरेंस है कि अधिकार वो आर्टिकल सस्पेंड नहीं किया जाता है, उस आर्टिकल को प्राप्त करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सके अनुच्छेद 32 के तहत, उसको सस्पेंड किया जाता है। अनुच्छेद 16 बना रहता है। इसका अर्थ यह है कि जिसको अनुच्छेद 16 मिल रहा है वो उसको एंजॉय करता रहेगा, लेकिन किसी से छीन लिया गया तो जिससे छीना गया वो उसको प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा। जिससे नहीं छीना गया वो उसको एंजॉय कर रहा है। तो अनुच्छेद 16 तो बना हुआ है, अनुच्छेद 16 नहीं छीना गया है, बल्कि अनुच्छेद 16 के उल्लंघन पर इसको लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अनुच्छेद 32 में आपको अधिकार दिया गया है वो अधिकार थोड़े समय के लिए सस्पेंड किया गया है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये बात समझ आ रही तुम कहना चाह रहे हैं? तो इस बात को वहां पर हमने बहुत मोटा मोटा बताया था कि अनुच्छेद 16 सस्पेंड कर दिया जाता है या अनुच्छेद सस्पेंड किया जाता है। वो अनुच्छेद सस्पेंड नहीं किया जाता है, अनुच्छेद बना रहता है, इसलिए जिसके पास अधिकार है उसको एंजॉय करता रहेगा। मगर किसी व्यक्ति से अगर वो अधिकार छिन गया, एक्स है वाई है, दोनों के पास जो है आर्टिकल के तहत आर्टिकल 14 के तहत दोनों एंजॉय कर रहे हैं अधिकार को। वाई से अधिकार छिन गया, एक्स से तो नहीं छिना, तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्स उस अधिकार का एंजॉय करता रहेगा। लेकिन वाई का छिन गया तो वाई नॉर्मल डेज में क्या होता, सुप्रीम कोर्ट जाता अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन अब नेशनल इमरजेंसी है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का उसका जो अधिकार था अनुच्छेद 32 तक, उसको सस्पेंड किया गया है। वो अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा, माने जब तक इमरजेंसी चल रही है वो अपने उस अधिकार के बगैर रहेगा क्योंकि उसका छिन गया है। ये टेक्निकल डिफरेंस समझ में आया जो हम कहना चाह रहे हैं? जबकि अनुच्छेद 19 जब वॉर होता है या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल इसलिए लगाया जाता है कि देश पर बाहरी आक्रमण किया गया है या देश युद्ध में फंसा हुआ है, इसको कहते हैं बाह्य आपातकाल। तो ऐसा आपातकाल लगते ही आर्टिकल 358 के तहत
आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक, यहां पर आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर रहे हैं, आर्टिकल 19 ही खत्म कर दिया गया है थोड़े समय के लिए। लेकिन यहां पर हम जो बात बता रहे हैं अनुच्छेद 59 के तहत, यहां पर वो आर्टिकल खत्म नहीं किया जाता है, उस आर्टिकल के वायलेशन पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार खत्म किया जाता है। हाँ, वादियों में नहीं रह जाता है। यहां पर तो आर्टिकल 19 खत्म कर दिया जाएगा, माने किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 19 का अब एंजॉय नहीं करने दिया जाएगा। अगर देश में युद्ध या आपातकाल घोषित किया गया है और इस ग्राउंड पर देश में आपातकाल लगाया गया है, तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 सस्पेंड कर दिया जाता है। आर्टिकल 19 सस्पेंड हो रहा है, माने किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होगा आर्टिकल 19 को एंजॉय करें। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर राष्ट्रपति ने जिस आर्टिकल को कहा गया है उसको सस्पेंड किया जा रहा है, तो वो आर्टिकल अपने आप में सस्पेंड नहीं हो रहा है, बल्कि उस आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी अधिकार की वापसी नहीं कर सकते अगर छीन लिया जाए। अगर नहीं छीना गया है तो आप एंजॉय करते रहोगे, लेकिन किसी का छीन गया तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा वो। और यहां पर क्या था, यहां पर यह आर्टिकल ही खत्म कर दिया गया था, किसी को एंजॉय करने नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लिखा है नहीं, नोट अभी चौथा पॉइंट नहीं लिखा है ना? हाँ, चौथा पॉइंट लिखिए। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में, या यूं लिख लीजिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को, सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता, स्थगित नहीं किया जाएगा। जाने के अधिकार को, सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को स्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कि संविधान में अन्यथा, जब तक कि संविधान में अन्यथा व्यवस्था ना दी गई हो, जब तक कि संविधान में अन्यथा व्यवस्था ना दी गई हो। पैरा चेंज कीजिए। चूंकि संविधान का अनुच्छेद 359, चूंकि संविधान का अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 32 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 32 के तहत क्या लिखा है, संदेश पढ़ो। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है।
क्या सेंटेंस क्या लिखा था पूरा, बगल से देखो। परिवर्तन नहीं, प्रवर्तन। परिवर्तन नहीं होता है, प्रवर्तन होता है। प्रवर्तन माने होता है लागू करना। प्रवर्तन ये है। एक होता परिवर्तन, ये अलग चीज है। परिवर्तन माने होता है चेंज करना, और परिवर्तन माने होता है लागू करना। बगल से देख लो। ठीक। अतः राष्ट्रपति, अतः राष्ट्रपति, अतः राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मूल अधिकारों को, कुछ मूल अधिकारों की बहाली को, कुछ मूल अधिकारों की बहाली को स्थगित कर सकते हैं, कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन को स्थगित कर सकते हैं। के प्रवर्तन को हमारी वो बात समझ आ गई जो हम कहना चाहते थे, को स्थगित कर सकते हैं। इस प्रकार से चार प्रोविजन जो है दिए गए हैं। हम फिर से इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और मान लीजिए राष्ट्रपति ने कह दिया कि उस समय जो है अनुच्छेद 14 के लिए अब के उल्लंघन की दशा में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, वो अनुच्छेद 14 के तहत आपको जो अधिकार दिए गए हैं, अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। तो फिर ऐसा होगा, अब जिनका उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, सबके पास अनुच्छेद 14 के साथ कानून के आगे समानता और कानून का समान संरक्षण उपलब्ध है, सबको दिया जा रहा है, लोग ले रहे हैं। किसी का छीन लिया गया, तो जिस व्यक्ति का छीन लिया गया वो क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो वो उसको पुनः पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। लेकिन जिनका नहीं छीना गया है वो एंजॉय करते रहेंगे, ये कह रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 कहता है कि आपका मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन अनुच्छेद 32 यह भी कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है और संविधान में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा के द्वारा कुछ मूल अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं, तो ऐसा किया जाएगा। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और हम जो है किसी अनुच्छेद को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मूल अधिकार है, हम करते रहेंगे बावजूद इसके कि राष्ट्रपति ने कह दिया कि इस राष्ट्रीय आपातकाल में इस मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन हमारा उल्लंघन नहीं हो रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरे पड़ोसी का उल्लंघन हो गया मूल अधिकार, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और राष्ट्रपति ने घोषणा करके सुप्रीम कोर्ट जाने के अनुच्छेद 32 तक जो आपको अधिकार दिया गया था उसको सस्पेंड कर दिया है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मूल अधिकार की वापसी कर सकते हो। लेकिन हम बराबर एंजॉय करते रहते, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बात क्लियर है कि कोई डाउट? अब ये पांच जो हैं, जो रिट हैं, ये रिट जो है हमने जो है अंग्रेजी कानून से लिया है, इंग्लिश लॉ से, हमने ब्रिटेन से ली है रिटें। ठीक, तो लिख लीजिए, फटे हेडिंग डालिए। रिटें, रिटें भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट,
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। पांच प्रकार की रिटें जारी करती है। संविधान में इन रिटों की संकल्पना संविधान में इन रिटों की संकल्पना संविधान में इन रिटों की संकल्पना इंग्लिश लॉ माने ब्रिटेन, ठीक, ब्रिटेन को कहा जाता अंग्रेज, इंग्लिश लॉ से ली गई है। इंग्लिश लॉ से ली गई है। और हमने जो पांच प्रकार की रिटें ली है, कहां से ली है? हमने ब्रिटेन से ली है। ये निम्नलिखित हैं, ये निम्नलिखित हैं, ये निम्नलिखित हैं। अब पहले रिट की हेडिंग डालिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अंग्रेजी में कहते हैं हेबस कॉर्पस, हेबस कॉर्पस। परीक्षा में आपसे जो है, हो सकता है वहां बंदी प्रत्यक्षीकरण लिखा हो, वहां पर इस प्रकार से लिखा हो, हेबियस, हेबियस कॉर्पस, ठीक। तो आपको जो है इस शब्द से परिचित रहना है। एक इसका अर्थ पर समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बंदी को प्रत्यक्ष करो, बंदी को साकार करो, माने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, तो उसके अनुच्छेद 21 का वायलेशन हो रहा है ना। आर्टिकल 21 हमको दे की स्वतंत्रता देता है। आपने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है और ये बंदी आपने गलत तरीके से अगर बनाया है, तो उस पीड़ित पक्ष की तरफ से कोर्ट में अपील की गई, तो कोर्ट कहेगा सबसे पहले कि उस बंदी को प्रत्यक्ष करो, उस बंदी को सशरीर मेरे सामने लाइए। प्रत्यक्षीकरण माने उसको सशरीर मेरे सामने उपस्थित करो। तो जिस व्यक्ति ने, वो चाहे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो या कोई पब्लिक ऑफिसर हो, पब्लिक अथॉरिटी हो, जिस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से, अनुचित तरीके से, इलीगली, अवैध तरीके से बंदी बना के रखा हुआ है, तो जिसने बंदी बना के रखा हुआ, उसके विरुद्ध जो है न्यायालय के द्वारा रिट निकाली जाएगी हेबस कॉर्पस की, कि उस व्यक्ति को मेरे सामने उपस्थित करो। उसके बाद न्यायालय इस बात पर विचार करेगा, जांच करेगा, एग्जामिन करेगा, इंक्वायरी करेगा कि कैसे व्यक्ति का जो निरोध है, इसकी जो नजरबंदी है, इसको जो आपने बंदी बनाया है, क्या ये अवैध है? तो अगर पाता है अवैध है, तो उस व्यक्ति को वो न्यायालय रिहा कर देगा, छुड़वा देगा। जिसका अर्थ बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। बात क्लियर हो गई? लिख लीजिए। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, शरीर को उपस्थित करो, शरीर को उपस्थित करो, शरीर को उपस्थित करो। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को उपस्थित करो।
इसको आपको अंग्रेजी में भी लिखना पड़ेगा, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, इसको अंग्रेजी में भी समझना पड़ेगा। टू हैव द बॉडी ऑफ, हैबर, हैबस क्या है? टू हैव द, कॉर्पस, कॉर्पस मतलब होता है बॉडी, ये लैटिन शब्द है ये, टू हैव द बॉडी ऑफ। एक बार एग्जाम इसी प्रकार से पूछा गया, लिखा एक तरफ लिखा हेबस कॉर्पस मैंडेमस, और दूसरी तरफ उसके अंग्रेजी में लिखे टू हैव द बॉडी ऑफ, इस प्रकार से लिखा गया। ठीक, तो इस प्रकार से पूछा जाता है। इधर जो है आपको रिट का नाम लिखा जाएगा, उस रिट का मायने क्या है हिंदी में, या इसी प्रकार से अंग्रेजी में आपको लिखा मिलेगा। अंग्रेजी इस प्रकार से की जाएगी, यूं हैव द बॉडी, इस प्रकार से लिखी जाएगी। ठीक, ऐसे प्रश्न बनते हैं कि इधर जो है हमने रिट लिख दिया, इधर उसका अर्थ क्या है। रिट को बंदी प्रत्यक्षीकरण लिख सकते हैं, रिट को हैबियस, हैबियस कॉर्पस ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसका अर्थ लिखा जाएगा शरीर को प्रस्तुत करो, ये लिख सकते हैं, या हैव द बॉडी ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ आ गई कैसे प्रश्न बनता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है बंदी को क्या लिखा है, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक, यह है रिट, यह है रिट उस दशा में जारी की जाती है, यह रिट उस दशा में, यह रिट उस दशा में न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, यह रिट उस दशा में न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। जब किसी व्यक्ति ने, जब किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित रूप से, अनुचित रूप से निरुद्ध, निरुद्ध, निरुद्ध कर रखा है, ठीक, निरुद्ध कर समझ में आ गया ना, माने कैद कर रखा है। ठीक, पहला चेंज कीजिए। न्यायालय यदि यह पाता है कि यह निरोध अवैध है, न्यायालय यदि यह पाता है कि यह निरुद्ध अवैध है, तो निरुद्ध व्यक्ति को, तो निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त, तो निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यह है रिट, यह रिट मनमाने निरोध से, मनमाने निरोध से व्यक्ति की स्वतंत्रता का, मनमाने निरोध से व्यक्ति की स्वतंत्रता का, व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान रक्षक, महान रक्षक, रक्षक, रक्षा करने वाला रक्षक, ब्रैकेट में लिखिए बुलवर्क, महान रक्षक को ब्रैकेट में लिखिए बुलवर्क, ऐसे लिख लीजिए बुलवर्क, बुलवर्क अंग्रेजी का शब्द है ये बुलवर्क। कभी यूं पूछा जा सकता है
कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान रक्षक कौन है। ठीक है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान रक्षक, ब्रैकेट में महान रक्षक कहते हैं, बुलवर्क, महान रक्षक है। तो इसको अंडरलाइन कीजिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महान रक्षक कौन है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। एग्जाम ही पूछा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कॉर्पस। ठीक, कई बार पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हेबस कॉर्पस। आज अनुच्छेद 21 के तहत हमको जब हृदय की स्वतंत्रता दी गई है और 44वें संविधान संशोधन ने यह व्यवस्था कर दी है कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। तो अगर आपातकाल भी चल रहा है तो भी हमको अनुच्छेद 21 को एंजॉय करने दिया जाएगा। राष्ट्रपति ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे कि इस आपातकाल में अनुच्छेद 21 के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और अगर अनुच्छेद 21 का वायलेशन होता है तो हम किस रिट का प्रयोग करेंगे? हेबस कॉर्पस का। ठीक, देखिए अन्य शब्दों में अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर, अन्य शब्दों में अनुच्छेद 21 ब्रैकेट में प्राण और देह की स्वतंत्रता, ब्रैकेट में प्राण और देह की स्वतंत्रता, ब्रैकेट में प्राण और देह की स्वतंत्रता, अन्य शब्दों में अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय से इस रिट की मांग कर सकता है, इस रिट की मांग कर सकता है। चवालीसवां संविधान संशोधन के बाद यह रिट और भी महत्वपूर्ण हो गई है। 44वें संविधान संशोधन के बाद यह रिट और भी महत्वपूर्ण हो गई है। 44वें संविधान संशोधन के बाद यह रिट और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक, क्यों महत्वपूर्ण हो गई बताइए? चवालीसवां संशोधन के बाद महत्वपूर्ण क्यों हो गया, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ मान लो आपातकाल लगा है तो हो सकता है कई रिटें जो है जारी न की जाए, क्योंकि आपको अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए रोक दिया जाता है। ठीक, जब आपातकाल लगा होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर राष्ट्रपति ने घोषित कर दिया कि इन मूल अधिकारों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो उन अधिकारों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाकर रिट जारी करा ही नहीं सकते। मौलिक अधिकार ही नहीं दे रहा है तो आप किस खिलाफ मौलिक अधिकार नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार नहीं हटाए जाते हैं, यही तो बता रहे हैं। आप इस बात समझ नहीं पाए? आप समझ गए थे हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि मूल अधिकार बने रहते हैं, मूल अधिकार सस्पेंड नहीं किया जाता है। उस मूल अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी एक व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ तो एंजॉय करता रहेगा। किसी एक व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया तो जिसका हो गया वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा। तो मूल अधिकार तो बना हुआ है, तभी तो एक एंजॉय कर रहा है, दूसरा भी एंजॉय कर रहा है, तीसरा भी एंजॉय कर रहा है और कई लोग एंजॉय कर रहे हैं। मिस्टर एक्स का मूल अधिकार का वायलेशन हो गया, वो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट भागेंगे, कहेंगे भैया आप नहीं भाग सकते। क्यों नहीं भाग सकते? अनुच्छेद 32 के तहत इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार जो है सस्पेंड किया गया है, खत्म नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया है। तो मिस्टर एक्स सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन वाई जेड एंड सो ऑन अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते रहेंगे, क्योंकि मूल अधिकार बना हुआ है। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? अभी नहीं क्लियर हुआ था इसके पहले झूठी मूठी हाँ हाँ कर रहे थे।
क्लियर हो गया? अनुच्छेद 32 स्थगित नहीं होता। के अनुसार 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर सबको सस्पेंड करते हैं। करते नहीं, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, जब सस्पेंड हो गया तो हम किस ताकत से जाएंगे? हाँ, ये प्रश्न था ना। हाँ, और हमारी बात समझ में आई कि हमने क्या कहा? हाँ, बत्तीस से सस्पेंड होता है। अब ये समझिए ना, 32 सस्पेंड नहीं हुआ है, क्योंकि 32 सस्पेंड हो जाएगा तब तो सारे मूल अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे एक तरीके से। मान लीजिए राष्ट्रपति ने कहा कि सिर्फ आपका अनुच्छेद 15 सस्पेंड किया जाता है, और उसमें यही कहा गया है कि आपके मौलिक अधिकार का संरक्षण कहा गया है कि आपको अगर कोई हनन करता है तो आप 32 का सहारा लेते हैं। जब हमारे दो राष्ट्रपति 59 के अनुसार उस समय के लिए सस्पेंड करता है जब तक आपातकालीन लागू कर। आप बात गलत, कर सकता है, करता नहीं है, कर सकता है। हो सकता है आपातकाल लागू हो तो हमारे किसी भी मूल अधिकार का सस्पेंशन ना किया जाए। अच्छा, ठीक नहीं, यही सही है, आपकी बात भी सही नहीं है, यही बात सही है। दूसरा, मान लीजिए अब राष्ट्रपति ने कहा कि सिर्फ अनुच्छेद 15 के लिए आप मूल अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसका अर्थ हुआ अनुच्छेद 14 का वायलेशन हो सकता है तो अनुच्छेद 32 के साथ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अनुच्छेद 17 का वायलेशन होता है तो आप अनुच्छेद 32 का सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सिर्फ अनुच्छेद 15 के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। सब क्लियर हुआ? ठीक, तो हम यही करेंगे, आपके तो अनुच्छेद 32 का सस्पेंशन हो जाता है, अनुच्छेद 32 का सस्पेंशन नहीं होता। किसी खास मूल अधिकार के लिए आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब राष्ट्रपति ने कह दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 15 के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, इसका अर्थ यह हुआ कि अनुच्छेद 14 के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 17 के लिए जाएंगे, अनुच्छेद 22 के लिए जाएंगे, 21 के लिए जाएंगे, 25 के लिए जाएंगे, 26 के लिए जाएंगे, 28 के लिए जाएंगे, 29 के लिए जाएंगे, 30 के लिए जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 32 सस्पेंड नहीं किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 15 के लिए नहीं जाएंगे। अब क्लियर हुआ? अच्छा, आपका अब क्लियर हुआ कि पहले से क्लियर था? है? अब और अच्छा क्लियर हो गया, पहले भी क्लियर था आपका, अब ज्यादा क्लियर हुआ कि पहले था? नहीं नहीं, इनका क्लियर, आप लोगों का क्लियर इनसे बेहतर था, आप लोगों का क्लियर इनसे बेहतर था, इनके पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। अब क्लियर हो गया ना, अब एकदम दिमाग से कोड़ा हट गया ना। आप जो गलत शब्द का प्रयोग करते थे, कभी कहते थे जो है कि राष्ट्रपति जो है सब कर देते हैं, कर नहीं देते, कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ अनुच्छेद 15 का किया, न 14 का किया, न 17 का किया, न 18 का, 19, 20, कोई नहीं किया, सिर्फ अनुच्छेद 15 का किया। अनुच्छेद 15 क्या, बाकी सब तो बने हुए हैं, तो अब किसी ऑर्डर का अगर वायलेशन होता है तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 32 को सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, क्योंकि अनुच्छेद 32 को सस्पेंड नहीं किया जाता। किसी खास अनुच्छेद के लिए, किसी खास मूल अधिकार के लिए आप अनुच्छेद 32 पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मान लीजिए वो खास अनुच्छेद है 15, राष्ट्रपति ने कह दिया अनुच्छेद 15 के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। वो बहुत टेक्निकलिटीज है, अगर सारी टेक्निकलिटीज को अगर चर्चा की जाए तो बहुत समय लगता है। आज तो इतनी टेक्निकलिटीज हमने, आज भी हम उसको बाईपास कर सकते थे, बाईपास करने के मोड में भी थे, इतनी बातें नहीं बताई जाती क्लास में। आज जानते क्यों बता दिया? आज सोच ने हमें ये बता दिया कि ये जो राजेश मिश्रा से पॉलिटी पढ़ रहे हैं इसलिए हमने जो है इतना इतना बता दिया, नहीं तो इतनी सी चीजें बताने का इरादा नहीं था, क्योंकि इतनी इतनी चीजें अगर बताई जाएंगे आपको पॉलिटिक्स, अगर एक एक बातों को इस प्रकार से क्लियर करेंगे तो पॉलिटिक्स खत्म होने बहुत समय लग जाएगा।
इतनी इजाजत नहीं दी इतनी इतनी इजाजत नहीं होती है हर लोग को कि क्लास में खड़े होकर हर टेक्निकलिटीज को आप, जब तक स्टूडेंट खुद अपने तरफ से पसंद ना करे, इतनी इजाजत नहीं होती है। जबकि अच्छा अनुच्छेद 19 का होता है, अनुच्छेद 19 को सस्पेंड किया जाता है, वहां अनुच्छेद 19 ही खत्म हो जाता है। माने किसी भी व्यक्ति को जो है अनुच्छेद 19 को एंजॉय नहीं करने दिया जाएगा। यहां पर क्या है, राष्ट्रपति बताएंगे कि इस अनुच्छेद के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छा यहां भी क्या हो रहा है, मान लीजिए एक व्यक्ति अनुच्छेद 15 को एंजॉय कर रहा तो करता रहेगा, उससे नहीं छीना जाएगा, लेकिन किसी का छिन गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा। माने अनुच्छेद 15 को सस्पेंड नहीं किया गया है, अनुच्छेद 15 के वायलेशन पर आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, योर मूवमेंट टू सुप्रीम कोर्ट वाज सस्पेंडेड, इज सस्पेंडेड है। क्रिस्टल क्लियर हो गया, कहते हैं क्रिस्टल क्लियर हो गया, आप समझ गए ना। माने माने वो अनुच्छेद सस्पेंड नहीं किया जाता है, उस अनुच्छेद का अगर वायलेशन हो जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, उसको सस्पेंड किया जाता है। आगे बढ़े इतना सब क्लियर करके क्या करोगे इतनी जरूरत नहीं है। ये कंफ्यूजन इस तरीके का था क्योंकि आप हम लोग आपस में जो है 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं ना, इसलिए आपका खत्म हो गया है। ठीक है, ये कंफ्यूजन इस प्रकार के होते हैं, अगर आप 1 to 1 बात नहीं कर रहे हैं, आप कहीं भी कोचिंग पढ़ दो, व्यक्ति में कमी नहीं होगी, जो पढ़ा होगा खूब अच्छा टीचर होगा, लेकिन आपका कंफ्यूजन खत्म नहीं होगा। इस प्रकार के कंफ्यूजन खत्म नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आप खूब अच्छे टीचर पढ़ दो, टीचर में कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन व्यक्तिगत तौर पर जब पढ़ा जाता है तब खत्म होते हैं। नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जो व्यक्ति पॉलिटी पढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि तैयारी नहीं कर रहा है, उसके पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कब होगा, जब आप पढ़ोगे तब कंफ्यूजन होगा ना। ये चीज होती है। पॉलिटिकल साइंस ना, उसमें पॉलिटी भी पढ़ी होगी हल्की फुल्की, लेकिन इस तरह से थोड़ी पढ़ी होगी। हाँ वो तो ऐसे किया जाता है। अनुच्छेद जो ये हैबस कॉर्पस, ठीक, तो आखिरी लाइन क्या पढ़ी है, लिखा है हो गई है। ठीक, अब देखिए ये रिट जो है प्राइवेट इंडिविजुअल निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, और जो है एक जो है अधिकारी पब्लिक अथॉरिटी, एक लोक प्राधिकारी के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। दोनों के विरुद्ध ये रिट उपलब्ध है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेबस कॉर्पस रिट। हेबस कॉर्पस रिट, हेबस कॉर्पस रिट निजी व्यक्ति और लोक प्राधिकारी दोनों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। देखिए अपवाद करता है जब ये रिट जारी नहीं हो पाएगी। ठीक, अपवाद करता क्या है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब ये रिट जारी नहीं की जाती हैं। यदि देखिए अगर जो है आपका जो डिटेंशन है वो लॉफुल है, आपने मर्डर किया था है, और मर्डर करने के कारण अब आप पर कार्रवाई चल रही, प्रोसीडिंग्स चल रही हो, आपको जमानत नहीं दी गई है, कोई मर्डर में जमानत ऐसा है कि जमानत नहीं मिल रही है, तो अब आप जेल के अंदर रहोगे। अब हेबस कॉर्पस रिट जारी करवा दो, कहते हमको आजाद करो, कैसे आजाद किया जाएगा। तो अगर आपका डिटेंशन लॉफुल है
कानून सम्मत है, कानून के अनुसार है, तो रिट थोड़ी जारी करा पाओगे। आपका डिटेंशन सिद्ध किया गया है कि कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा आपको डिटेन किया गया है। किसी सक्षम न्यायालय ने, उस न्यायालय को इस बात की अथॉरिटी थी कि वो आपको डिटेन करने का ऑर्डर दे सके। किसी सक्षम न्यायालय के अंतर्गत आपको डिटेन किया गया है उसके ऑर्डर के अनुसार। ठीक, आपका डिटेंशन किसी ऐसी जगह है जहां पर उस कोर्ट का क्षेत्राधिकारी नहीं है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, पकड़े हुए है। हम क्या सुप्रीम कोर्ट से जो है हेबेस कॉर्पस रिट जारी करके उसको वहां से छुड़वा सकते हैं? नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार पाकिस्तान पे लागू नहीं होता। ठीक, तो जब जो है आप किसी वहां पर आप कैद हो जहां पर न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही नहीं है, तो रिट जारी नहीं हो पाएगी। ठीक, तो लिख लीजिए अपवाद। रिट निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध नहीं होती। यह रिट निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध नहीं होती। यह रिट निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध नहीं होती। यह रिट निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध नहीं होती। पॉइंट 1, जब निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। जब निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। सेकंड पॉइंट, जब निरोध कानून सम्मत है। जब निरोध कानून सम्मत है। जब निरोध कानून सम्मत है। थर्ड पॉइंट, जब निरोध का आदेश, जब निरोध किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा किया गया है। जब निरोध किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा हुआ है। जब निरोध किसी सक्षम न्यायालय के आदेश पर हुआ है। थर्ड पॉइंट, जब फोर्थ पॉइंट, जब निरोध न्यायालय की अथवा विधायिका की अवमानना की कार्रवाई पर हुआ है। न्यायालय या विधायिका की अवमानना, जब निरोध न्यायालय या विधायिका की अवमानना की कार्रवाई के चलते हुआ है। जैसे अगर हमने जो है न्यायालय का अपमान किया है, ठीक, तो हमारा निरोध होगा, हमको बंद कर दिया जाएगा। ठीक, न्यायालय को अधिकार होता है कि अगर उसकी कोई अवमानना कर रहा है तो फिर उसको दंडित करेगा, न्यायालय बंद कर देगा, या विधायिका संसद